Good morning, everyone. Our today's topic is changing scenario of Indian economic environment. In the last topic, we will discuss about the economic condition of India after independence, and India established or India introduced the new economic policy in 1991. The year 1991 changed the economic history of India. Indian economy was not keeping pace with economic changes taking place at world level. In order to overcome various difficulties and undertake required economic reforms, the government of India brought out economic program which is known as LPG. Now the word L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. This economic reforms was started by government of India to speeding up the development of the country. जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में ही बताया था कि इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है 1991 में। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो इंडियन इकनॉमी थी वो काफ़ी उसकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई थी। इसीलिए जो गवर्नमेंट थी उसे इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़े और इस चेंज के 3 बड़े एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 एस्पेक्ट थे जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई, जिसे बोला गया LPG। देखिए, किसी भी कंट्री की इकनॉमी के डेवलपमेंट में या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। अगर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज कम है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और जो कंट्री का ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगा। क्योंकि लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो किसी भी चीज़ को परचेज़ नहीं कर पाएंगे और उसी तरह जो इकनॉमी होती है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जो रोटेशन ऑफ मनी है वो होगा ही नहीं। क्योंकि पैसा होगा, कोई पैसा किसी व्यक्ति के पास होता है तो ही वही कोई चीज़ खरीदता है और तभी जितना ज़्यादा पैसा रोटेट होता है उतनी ज़्यादा आपकी जो इकनॉमी है वो प्रोग्रेस करती है। तो 1991 के पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो हमारी इकनॉमी थी उसकी जो ग्रोथ थी ना वो वर्ल्ड लेवल की तुलना में बहुत ही कम हो गई थी, बिल्कुल रुक सी गई थी और हम दूसरे वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई और उसमें जो पूरा सिनेरियो था वो पूरा चेंज हो गया। क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये वर्ड से ही क्लियर हो जाते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं उससे आज़ादी दे देना। जैसे कि पहले जो आम जनता थी वो इतनी ईजिली इंडस्ट्रीज़ नहीं खोल पाती थी। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारे रिजिड रूल्स थे जो हर एक व्यक्ति को फॉलो करने पड़ते थे। और दूसरा वर्ड है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में ये था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद कुछ सेक्टर्स, मैं नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि कई सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें केवल गवर्नमेंट ही एंटर कर सकती थी। पब्लिक सेक्टर के लिए वो चीज़ें ओपन थी ही नहीं। जैसे कि रेलवे, आप आज की तारीख में देखें तो रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, और उसको रेल मंत्रालय चलाता है। तो अगर हम देखा जाए तो आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी उसके अंदर आने दिया जा रहा है और काम करने दिया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन में यही कंसेप्ट आया कि पब्लिक सेक्टर के अंदर या जो सेक्टर्स केवल पब्लिक या गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हुआ करते थे उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री होने लगी। थर्ड पॉइंट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में ये है कि जब आप वर्ल्ड लेवल से मिलके बिज़नेस करते हैं तो उस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। मतलब जब आप पूरे विश्व स्तर के साथ या विश्व के साथ मिलजुल कर जब बिज़नेस करते हैं तो ऐसे व्यापार को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि पहले अगर आप देखें तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी फॉरेनर को आके इंडिया में किसी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करनी है या पैसा लगाना है तो आप पैसा नहीं लगा सकते थे। पर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हुआ। मतलब जो विदेश के लोग थे वो इंडियन कंपनी में पैसा लगा के और अपनी ओनरशिप ले सकते थे। और हमारे यहाँ की भी जो एंटरप्रेन्योर है वो दूसरे देश में जाके और उनके साथ बिज़नेस कर सकते थे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी इजी कर दिया गया था। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं हुआ करता था इंडिया में, पर इकनॉमी की कंडीशन देखी गई। हमारी सरकार ने देखा कि जो हमारी इकनॉमी है वो गिर रही है, वर्ल्ड लेवल के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, इसलिए उनने जो फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है
और जो एक्सचेंज के जो रेगुलेशंस होते हैं उनको फ्री कर दिया, ताकि हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है वो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए और इजीली बिजनेस कर पाए। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में एक ध्यान देने लायक चीज़ ये भी होती है कि जब भी आप दूसरी कंट्री के साथ मिलके बिज़नेस करते हैं तो जो आपकी करेंसी है वो सेम नहीं होती है। जैसे आप इंडिया की करेंसी देखें तो वो रुपीज़ है, चाइना की करेंसी कुछ और है, अमेरिका के उस साइड डॉलर चलता है, और इसी तरह से मतलब हर एक देश की अलग अलग करेंसी है। तो क्या होता है कि जब भी आप दूसरे देश के साथ मिलके जो बिज़नेस करते हैं तो हर एक कंट्री के जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब जब आप अपनी करेंसी से दूसरी करेंसी में नोट को कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक देश फॉलो करता है। और उसमें जब गवर्नमेंट आपको करेंसी चेंज करके देती है तो वो उस पर कुछ परसेंट टैक्स भी लेती है। तो पहले ये जो रूल्स थे वो काफ़ी रिजिड थे और कॉम्प्लिकेटेड थे, अब वो रूल्स काफ़ी इजी कर दिए गए हैं। नो डाउट टैक्स ज़्यादा लगता है और गवर्नमेंट आपको इजीली करेंसी कन्वर्ट करके दे देती है। पेपर वर्क जो रहता है वो भी मिनिमाइज़ हो जाता है, नहीं तो पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल मांगी जाती थी, हर एक चीज़ की छोटी छोटी डिटेल मांगी जाती थी, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। और अभी आप देखें इंडिया विजन 2020 में या जो जिस सदी में हम जी रहे हैं, तो आपको अगर वर्ल्ड में जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने से कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक आ जाती है और आप इजीली उसे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी है, जैसे alibaba.com है, अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आपको अलग अलग जगहों से बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करती है और आप अच्छे से अच्छी परचेजिंग कर सकते हैं और करेंसी भी इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हैं और आप सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। मैंने आपको पहले के टॉपिक में कई बार समझाया था कि जब भी आप ग्लोबली बिजनेस करते हैं तो अगर आपका कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जो आपकी करेंसी है वो या वो जो आपके देश का पैसा है वो दूसरे के देश में चला जाता है। पर अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी जो इकनॉमी है वो साउंड इकनॉमी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरे देश का पैसा आपके देश में ज़्यादा आ रहा है, न कि आपके देश का पैसा दूसरे देश में ज़्यादा आ रहा है। पर फिलहाल जो इंडिया की कंडीशन है वो ये है कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हमारी जो इकनॉमी है वो उतनी जितनी अच्छी होना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे कि मतलब रुपीज़ और डॉलर में कितना फ़र्क है। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था गवर्नमेंट का। उसी तरह से अगर प्राइवेटाइजेशन में देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा तो उससे जो गवर्नमेंट का जो बर्डन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया कई सारे सेक्टर्स में। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी आप लोगों को कि एज यू ऑल वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट लिबरलाइजेशन और इन लिबरलाइजेशन the government removes the restrictions for the movement of goods and services from one place to another, as well as there are various types of freedom such as to fix the prices of goods and services, reduction in the rates of tax, and freedom from unnecessary control over economy. But the main feature of liberalization is the process of freeing the economy फ्रॉम द लाइसेंस सिस्टम एंड अदर रेगुलेशंस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लिबरलाइजेशन में ये था कि जो गवर्नमेंट जो लाइसेंस कंपलसरी करा था इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, उससे इंडस्ट्रीज़ को उन्हें आज़ाद कर दिया था। अब हर इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। मीन्स यू नीड नॉट टू टेक लाइसेंस फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। बट देन टू देयर आर ऑल्सो सम इंडस्ट्री सेक्टर in which the license is compulsory nowadays also, such as chemical industries, explosives, hazardous chemicals, and alcohol, cigarettes, pharmaceuticals, drugs industries। जैसा कि मैंने आपको लिबरलाइजेशन में बताया था कि जो गवर्नमेंट थी उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि लाइसेंस का जो क्राइटेरिया है उससे कई सारी इंडस्ट्रीज़ को आज़ाद कर देना। पर कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो अब भी लाइसेंस के क्राइटेरिया में आती थी, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट्स है, हज़ार्डस केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस है, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जिनको आज भी लाइसेंस लेना कंपलसरी होता। बिना लाइसेंस के आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते इन चीज़ों की। सो थैंक यू लॉट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू जस्ट आस्क मी पर्सनली।